हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, अर्ली मिडेवल इंडिया तक के तहत 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास को लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन प्रारंभ किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्ली मिडेवल इंडिया के 1000 से लेकर के 1200 एडी तक के इतिहास का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस दौरान जितने भी स्टेट्स में उनके प्रमुख शासकों को लेकर डिस्कशन करेंगे जिन्होंने इतिहास में अपनी एक छवि को बनाया था। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो विषय है वो है अर्ली मिडेवल इंडिया 1000 से लेकर के 1200 एडी। अब जाने से पूर्व जो है 1000 से लेकर के 1200 एडी तक जो भारत की स्थिति थी, अर्थात भारत में जो स्टेट्स उभर करके आए थे, उन स्टेट्स को लेकर के क्या करेंगे, एक मैप की सहायता से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ना, मैप देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स उभर करके आए थे। इससे पूर्व सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे ना, सबसे पहले हम त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति को देखेंगे, अर्थात 750 से लेकर के 1000 ईस्वी काल में भारत का क्या स्थिति था। तो 750 से जो है 1000 तक हमें तीन महत्वपूर्ण शासक उभरते हुए देखने को मिल रहा है। एक तो हो गए गुर्जर प्रतिहार जो है, दूसरा पूर्व की ओर हमें क्या मिला, पाल देखने को मिला, और तीसरा दक्षिण की ओर हमें क्या मिला, तो राष्ट्रकूटास मिला। इन तीनों के मध्य कन्नौज के क्षेत्र को लेकर, ये कन्नौज को लेकर के क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और अंततः हमें जो है गुर्जर प्रतिहार विजित होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो अब गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत स्टेट थे, उसके विखंडन के कारण जो है कई अन्य छोटे छोटे जो है राजपूत स्टेट उदय हुए इन्हीं क्षेत्रों में। वे कौन कौन से जो है राजपूत स्टेट्स हमें देखने को मिल रहा है, तो कन्नौज प्रतिहार, कन्नौज के क्षेत्र में हमें क्या मिल रहा है, गहड़वाल मिल रहे हैं, या राठौर राजवंश से प्राप्त हो रहा है। गहड़वाल के ठीक नीचे हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, चंदेल प्राप्त हो रहे हैं। चंदेल के बगल में अर्थात मालवा के क्षेत्र में क्या प्राप्त हो रहा है, परमार प्राप्त हो रहा है। वहीं जो है गहड़वाल के ठीक पश्चिम की ओर या उसके ठीक बगल में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सांख भरी के चहमान शासक प्राप्त हो रहे हैं। गहड़वाल और चहमान ने जो है इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा। इन दोनों के मध्य जो हमेशा संघर्ष की स्थिति हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। चूंकि गुर्जर प्रतिहारों के कारण ये क्षेत्र हमेशा बंधा हुआ था, लेकिन जैसे ही गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन हुआ तो एक तरफ जो है कन्नौज वाराणसी का क्षेत्र और दूसरी तरफ जो राजस्थान का क्षेत्र है, इनमें दो जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, दो राजपूत स्टेट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा चंदेलों के बगल में हमें क्या मिल रहा है ना, कलचुरी के चेदी शासन को हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा, दिल्ली के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दिल्ली के क्षेत्र में जो है तोमर जो है एक तोमर के द्वारा भी क्या किया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में अपने स्वतंत्रता स्थापित किया गया था। तो ये थी भारत की उस समय की स्थिति, अर्थात 1000 से लेकर 1200 एडी के में ये स्टेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम दक्षिणापथ की बात करें तो दक्षिणापथ में भी हमें कई जो है स्टेट देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमें यादव मिल रहा है, दूसरी तरफ हमें काकते प्राप्त हो रहा है, और जो है अगर हम नीचे बात करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, चालुक्य प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ साउथ में भी पल्लव वंश के जो है डिक्लाइन होने के बाद कई अन्य छोटे छोटे स्टेट्स हमें उभरता हुआ दिख रहा है, जिनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये था भारत की स्थिति। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों के बाद जो है जिन्होंने इस क्षेत्र में अर्थात कन्नौज के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई, मजबूत पहचान बनाई और इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, वो थे गढ़वाल। तो गढ़वालों के इतिहास को लेकर के डिस्कशन करेंगे। गढ़वालों के जो पूर्वज थे, जिनमें जोशी विग्रह और जोशी विग्रह महीचंद का नाम प्राप्त होता है। तो इन जोशी विग्रह का नाम प्राप्त होता है, जो कि कलचुरियों के क्या थे, याद रखिएगा, कलचुरियों के सामंत के तौर पर थे। इनमें से जो स्वतंत्रता का जो जनक है वो चंद्रदेव को माना जाता है, जिसका समयकाल 1072 से लेकर 1103 हमें प्राप्त हो रहा है। चंद्रदेव के द्वारा ही जो है कलचुरियों के सामंत स्थिति से हटते हुए, अर्थात कलचुरियों के सामंत से स्वयं को स्वतंत्र करते हुए वो क्या करते हैं ना, अपना एक क्षेत्र स्थापित करते हैं, अपने एक राज्य स्थापित करते हैं, दिल्ली से लेकर वाराणसी के अंतर्गत है। और उनके द्वारा, चंद्रदेव के द्वारा परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि जो है धारण किया जाता है। इस उपाधि से ही यह समझ में आता है कि चंद्रदेव अब एक स्वतंत्र क्या थे, शासक बन चुके थे। अपने पूर्वजों की तरह वे कलचुरियों के सामंत नहीं थे।
ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ जो है चंद्रदेव के बारे में जो है हमें चंद्रदेव के बारे में या चंद्रदेव के इतिहास को लेकर के जो डिस्कशन है, इसके लिए दो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। एक हो गया बसही का अभिलेख, दूसरा हो गया चंद्रावती का अभिलेख। ठीक है, तो चंद्रदेव क्या थे? गढ़वालों के स्वतंत्रता के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। इसके बाद हमें जो है मदन पाल प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मदन पाल एक निर्बल शासक थे, तो उसके बाद जो है मदन पाल को हटाते हुए गोविंद चंद्र के द्वारा क्या किया गया? एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की गई। तो गोविंद चंद्र, जिसका समयकाल कितना है? तो 1114 से लेकर के हमें 1155 तक का समयकाल दिख रहा है, और ये एक महान शासक के अंतर्गत था। इन्होंने जो है अपने स्टेट्स का क्या क्या विस्तार किया और अपने स्टेट्स की मजबूत स्थिति को बरकरार रखा। इनकी पत्नी कुमार देवी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसे इन्होंने क्या किया था? रोक करके रखा था, अर्थात तुर्कों के साथ इनका क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। जब ये तुर्कों के आक्रमण को लेकर के न केवल तुर्कों के साथ इनका युद्ध हुआ था, बल्कि पाल शासकों में रामपाल के साथ भी इनका क्या हुआ था? जो है इनका संघर्ष हुआ था। गोविंद चंद्र ने कलचूरियों के समान जो है, चूंकि हो सकता है कि चंद्रदेव ने स्वयं को स्वतंत्र किया, उसने परम भट्टार को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, लेकिन गोविंद चंद्र न केवल कलचूरियों से अपनी स्थिति को और मजबूत किया, बल्कि कलचूरियों के समान उन्होंने क्या क्या उपाधि, जैसे अश्वपति, गजपति और निरपति जैसे क्या है उपाधियों को धारण किया गया था। गोविंद चंद्र न केवल एक महान शासक माना जाता है, बल्कि विद्वानों और कवियों का संरक्षक भी माना जाता है। उनका जो स्वयं का मंत्री है लक्ष्मीधर, उनके मंत्री थे लक्ष्मीधर, जिन्होंने कृत्य कल्पतरु लिखा था। ठीक है, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा गोविंद चंद्र की पत्नी जो है कुमार देवी क्या थे ना, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार गोविंद चंद्र न केवल एक महान शासक थे, जिन्होंने तुर्क के आक्रमण को जो है पश्चिम की ओर के जो आक्रमण थे उसे रोका, कलचूरी से स्वयं को उभारा, पाल शासकों से स्वयं की लड़ाई की और अपने स्टेट्स को बांध करके रखा। तो इस प्रकार गोविंद चंद्र गढ़वालों के एक महत्वपूर्ण शासक हमें देखने को प्राप्त हुआ। चलिए, तीसरा हम क्या देखेंगे? तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक हमें प्राप्त हो रहा है वो है विजय चंद्र। विजय चंद्र का समय काल कितना है? तो 1155 से लेकर के जो है 1169 तक जो है विजय चंद्र का क्या है? शासनकाल है। कमौली के अभिलेख से हमें ज्ञात हो रहा है कि विजय चंद्र ने पश्चिम से तुर्क आक्रमण को रोका था। तो देख पा रहे हैं, जैसे ही गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लिनेशन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संपूर्ण गढ़वाल और जो चौहान शासक है उन्हें तुर्क आक्रमण को झेलना पड़ा, और पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, जो कि चहमान शासक थे, उनको तो मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ और अंततः जो है इस साम्राज्य का भी क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो ये जो तुर्क आक्रमण था वो कब हमें देखने को मिला ना? आफ्टर द गुर्जर प्रतिहार के डिक्लाइन के स्टेज में ही देखने को मिला। तो गुर्जर प्रतिहार और पाल और एक तरफ राष्ट्रकूट, ये तीन जो ट्राइपाइट संघर्ष के में महत्वपूर्ण भूमिका, न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि भारत के पश्चिम क्षेत्रों से आने वाले आक्रमण को इन्होंने तीनों ने मिलकर के क्या रखा था? रोक करके रखा था, और इनकी शक्तियों के कारण ही पश्चिम से आक्रमण नहीं हो रहा था। जैसे ही टूटे तो है क्या हो गया ना? हमें तुर्की से आक्रमण देखने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो विजय चंद्र सेम उसी तरीके से तुर्क आक्रमण इनको भी झेलना पड़ा था पश्चिम से, और इन्होंने इस आक्रमण को रोका था। साथ में जब ये तुर्की के आक्रमण को रोक रहे थे उस समय लक्ष्मण सेन का जो है इनके ऊपर आक्रमण हुआ था। हालांकि कोई क्षेत्र और अधिकार नहीं किया था, लेकिन इनका आक्रमण होता हुआ हमें दिख रहा है। इसी के शासनकाल अर्थात विजय चंद्र के शासनकाल के दौरान हमें तोमर जो शासक थे, तोमर वंश का शासन दिल्ली के क्षेत्रों में स्थापित हो गया। बाद में आपने देखा कि तोमर को जो है चौहान शासक विग्रहराज, या जो कि इतिहास में विशल देव के नाम से जाने जाते हैं, तो विशल देव विग्रहराज के द्वारा तोमरों को क्या कर लिया गया? अपने अधीन ले लिया गया, और दिल्ली झांसी के क्षेत्रों को जो है सांखवरी चौहान के अधीन मिला लिया गया। ये तोमर पहले क्या थे? गढ़वाले के ही अधीन थे, लेकिन विजय चंद्र के समय काल के दौरान ये अपने आप को क्या कर लिए थे ना? स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, चलिए, विजय चंद्र के बाद अगर हमें महत्वपूर्ण शासक मिल रहा है वो है जयचंद्र। तो देखिए, जयचंद्र का नाम तो अभी आप सभी को ज्ञात है, इतिहास में ये जयचंद के नाम से जाने जाते हैं,
और इनका जो समकालीन शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की कहानी सभी को पता है। चूंकि पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण किया था और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य जो है शत्रुता हो जाती है, और ऐसा कहा भी जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को जो है क्या आह्वान किया था। तो ये सारे जो है हिस्टोरिकल हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं ना, कथोपकथन प्राप्त हो रहा है। जो भी हो, तो जयचंद हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जयचंद और एक तरफ गढ़वाल और एक तरफ हो गए चाहमान, इन दोनों के अलग होने के कारण जो है मोहम्मद गौरी को आसानी हुआ कि वो क्या करे, भारत के पश्चिम क्षेत्रों से भारत में प्रवेश कर जाए, और दोनों को उन्होंने पराजित कर दिया। एक तरफ जयचंद को भी उन्होंने पराजित किया, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया ना, पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया। तो इस प्रकार अगर जयचंद और जयचंद अर्थात गहरवाल शासक जयचंद्र और चामान शासक जो है पृथ्वीराज चौहानों के मध्य अगर ये क्या रहता, मित्रता रहती, तो शायद इस गौरी का आक्रमण नहीं हो पाता और भारत जो है एक सुसंगठित भारत के तौर पर रहता। ठीक है, चलिए, तो ये थी हिस्टोरिकल बातें। अब आगे बढ़ते हैं। तो जयचंद्र जो है जयचंद का जो समकालीन था वो कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। और जैसा कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो है जयचंद और संयुक्ता का जो घटना है वो हमें देखने को मिलता है। इस समय मोहम्मद गौरी का कई आक्रमण जयचंद के ऊपर में भी हुआ था। कुछ आक्रमण पर जयचंद जो है पूर्व में विजित हुआ था, लेकिन अंततः जयचंद भी जो है चंदावर के युद्ध में मारा गया। जयचंद के बाद जो है हमें उसके पुत्र हरिश्चंद्र जो है कुछ समय तक स्वतंत्र शासक के तौर पर दिखता है, लेकिन उसके बाद ये साम्राज्य जो है क्या हो गया ना, अंत हो गया। तो इस प्रकार गहरवालों का एक महत्वपूर्ण क्या था ना, साम्राज्य हमें देखने को मिला। किसके बाद, गुर्जर प्रतिहारों के बाद, जिन्होंने पश्चिम के क्षेत्रों से जो तुर्क आक्रमण था उसे बहुत हद तक रोक पाया और जो है इन्होंने अपनी एक भूमिका भी निभाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो शासन है वो है चाहमान शासक। तो चाहमानों की हिस्ट्री को लेकर के देखेंगे एक बार फिर से हम लोग हिस्ट्री मैप के सहायता से देखेंगे। इधर क्या थे, सांकभरी के चाहमान। इन्हें सांकभरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सांबर के क्षेत्रों में अपना क्या किया था ना, सांबर के क्षेत्र में अपना आदि स्थान अर्थात अपना कैपिटल बनाया था। सांबर के क्षेत्रों से ही ये धीरे धीरे क्या है, इन्होंने अपना राज्य को विस्तार किया, इसलिए इन्हें सांकभरी या सांबर का क्या कहा जाता है ना, चाहमान कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को सपल दक्ष का भी क्षेत्र कहा जाता है, 100 गांव का क्षेत्र भी कहा जाता है, सपल दक्ष का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सपल दक्ष का क्षेत्र कहे या जो कि नागौर के आसपास का क्षेत्र या सांबर का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हमें चाहमान डायनेस्टी का ओरिजिनेशन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो एक तरफ जो है सांकभरी के चाहमान, दूसरी तरफ थे गढ़वाल। गढ़वालों का जो अंत हुआ वो तुर्की आक्रमण के कारण हुआ, और चाहमानों का भी जो अंत हुआ वो भी तुर्की आक्रमण के कारण ही हुआ। तो ये हमें सीधा एक मैप दिख रहा है और एक परिस्थिति दिख रही है हिस्टोरी में कि अगर स्मॉल स्टेट्स बटे हुए हैं तो ये आसान हो जाता है कि बाहर से कोई विदेशी आक्रमण हो और क्या करे, वो उन दोनों को क्या कर दिया, उन्होंने दोनों का समूल नाश कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहमानों का जो स्वतंत्रता का हमें शासक प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त है, सिंह राज प्राप्त हो रहे हैं। सिंह राज ने जो है क्या किया था, चाहमानों के राज्य को जो है स्वतंत्र बनाया गया था। ये पहले क्या थे ना, प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन ट्रिपराइट स्ट्रगल जैसा कि कहा गया कि जब त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ तो जो गुर्जर प्रतिहार टूटे, तो गुर्जर प्रतिहार के टूटने के बाद जो है चाहमान डायनेस्टी उभर करके आया। सिंह राज ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। सिंह राज के बाद भी कई हमें शासक प्राप्त हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक उसके बाद हमें देखने को मिला वो थे अजय राज। ठीक है, तो अजय राज 2 जिसका समय काल 1110 से लेकर 1135 है, उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थापित किया, अर्थात उन्होंने न केवल सांखवरी का क्षेत्र बल्कि जो अजमेर के क्षेत्रों को भी क्या क्या विजित किया, और अजमेर जो सिटी है उसका निर्माण किया। सिंह राज के द्वारा अजय राज के द्वारा चांदी के सिक्के भी जारी किए गए, जो कि अजय देव नाम से जारी किया गया था। तो उन्होंने कई चांदी के सिक्के जारी किए और साथ में अजमेर सिटी के आसपास तक के क्षेत्र, अजमेर सिटी के क्षेत्र को तक को जो क्या किया, अपने शासन के तले स्थापित कर लिया। ठीक है,
अजय राज ना केवल जो है एक महत्वपूर्ण शासक था, बल्कि धर्म और संस्कृति और विद्या की प्रगति में भी उन्होंने क्या महत्वपूर्ण स्थान जो है दिखाया था। इतिहासकारों के द्वारा उन्हें चाहमान वंश का निर्माण काल कहा जाता है। अर्थात अजय राज एक तरफ जो है हम कहेंगे कि सिंह राज ने क्या किया, एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित तो किया, लेकिन उसे एक मैच्योर स्टेट के बनाने के लिए, एक मैच्योर स्टेट में ना केवल सिर्फ संघर्ष की स्थिति होती है, बल्कि संस्कृति, विद्या, कल्चर, वास्तुकला, इन सभी का जब डेवलपमेंट हो तो उस काल को हम क्या कहते हैं ना कि वो एक इंपॉर्टेंट काल था। तो इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो अजय राज का काल था वो एक इंपॉर्टेंट काल था। ये जो है चौहान वंश का निर्माण का काल इसे कहा जाता है। अजय राज ने जैन धर्म के संरक्षक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में जो है सोने का कलश भी जो है ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भी दिया था। एक जैन स्तुति के अनुसार जो है अजय राज जो है श्वेतांबर संत धर्मघोष सूरी एवं दिगंबर संत गुणचंद्र के मध्य जब वाद विवाद हुए तो उस समय वो जज के रूप में भी थे। तो इस प्रकार जैन धर्म के संरक्षक के तौर पर भी हमें अजय राज को देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट ये है कि चौहान वंश के निर्माण काल के तौर पर हम देख पा रहे हैं अजय राज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राज हो गया और अजय राज हो गए, दो हो गए। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण शासक कौन है? इसके बाद का जो महत्वपूर्ण शासक प्राप्त हुआ वो है अर्णोराज। अर्णोराज का समय काल 1135 से लेकर 1150। उन्होंने गजनी के शासक बहरम शाह को अजमेर के निकट जो है पराजित किया था। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो आक्रमण हुआ था गजनी के शासकों उनमें से बहरम शाह के आक्रमण को उन्होंने जो है क्या किया था, पराजित किया था। इसके अलावा उन्होंने परमार और तोमर, परमार दिल्ली के तोमर और मालवा के परमार, तो तोमर और परमारों को भी क्या किया था, पराजित किया था और अपने स्टेट्स को जो है जो उन्हें अजय राज से प्राप्त हुआ उससे एक बृहद स्थिति तक पहुंचाया। परंतु कहा जाता है चालुक्य शासकों के हाथों उन्हें पराजित होना पड़ा। दक्षिणापथ के जो चालुक्य शासक है अर्णोज राज जो है उनके हाथों से क्या हुआ, वे पराजित हो गए। हेमचंद्र के अनुसार जो है जयसिंह सिद्धराज ने अर्णोराज को पराजित किया। कहा जाता है चालुक्य शासक जो है सिद्धराज हैं, अर्थात जयसिंह सिद्धराज ने जो है किसे पराजित किया था, तो अर्णोराज को पराजित किया था। ठीक है, तो ये था अर्णोराज की स्थिति। अर्णोराज की स्थिति हम लोगों ने देख लिया कि अर्णोराज ने गजनी के शासकों को रोका था, अर्थात तुर्किश आक्रमण को रोक दिया था। इसके अलावा उन्होंने परमार्स और दिल्ली के तोमर को भी उन्होंने क्या किया था, न पराजित किया था। लेकिन चालुक्य के सिद्धराज के हाथों उन्हें क्या हुआ, पराजय का सामना हुआ। और इस पराजय के बाद ऐसा कहा जाता है कीर्ति कौमुदी से कि जयसिंह ने अपनी पुत्री का जो है कंचना का विवाह जो है अर्णोराज से किया था। तो एक विवाह संबंध भी स्थापित हुआ था उसके बाद चालुक्य के साथ और किसका, ना सांकवरी के चौहानों का, अर्थात अर्णोराज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि और कौन से महत्वपूर्ण शासक। तो इतिहास में सबसे प्रमुख चाहमान शासक के तौर पर जाने जाने वाले, एक शक्तिशाली शासक के तौर पर जाने जाने वाले बिग्रराज या बिसल देव जिन्हें हम कहते हैं, तो बिसल देव जो है या बिग्रराज चतुर्थ का हमें शासन प्राप्त हो 1150 से लेकर 1164। ये बिसल देव के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनके जो प्रमुख हमें इंफॉर्मेशन मिला वो है दिल्ली शिवालिक है ना। इतिहासकार बता रहे हैं कि दिल्ली शिवालिक के जो अभिलेख है उनसे ज्ञात होता है कि बिग्रराज ने हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतों के जो मध्य का क्षेत्र उसे विजित कर लिया था, अर्थात इसके बीच का जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर उनका एक आधिपत्य था। ठीक है, तो बिग्रराज के बारे में क्या करेंगे हम लोग, डिस्कशन करेंगे। बिग्रराज ने दिल्ली के तोमर वंश की स्वतंत्रता को क्या किया था, अपने अधिकार में कर लिया था। जैसे कि कहा गया कि गढ़वालों के समय में ही जो है विजय चंद्र के समय में ही दिल्ली के तोमर वंश स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन बिसल देव के द्वारा इन तोमर वंश को क्या किया गया, अपने अधीन कर लिया गया और दिल्ली से लेकर के जो है झांसी आसपास का जो क्षेत्र है अपने अधीन जो है कर लिया गया। विजय राज ने गहवालों को, चालुक्यों को, नाडोल को चित्तौड़ पर कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अपने आसपास का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो बिसल देव के द्वारा क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया था। इन्होंने तुर्क शासक खुसरो शाह को तुर्क शासक इनके समय काल के दौरान जो है खुसरो शाह का आक्रमण प्राप्त होता है, जिन्होंने उन्हें वापस भेज दिया था। अर्थात तो खुसरो शाह के आक्रमण को उन्होंने रोका था और उन्हें वापस भेजने में जो है मजबूर कर दिया था। किसने, तो बिग्रराज ने। ठीक है, चलिए, तो बिग्रराज ना केवल एक महान शासक के तौर पर हमें जाने जाते हैं, बल्कि बिग्रराज जो है क्या थे ना, कवियों का, विद्वानों और कवियों का संरक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। जैनक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। जैनक ने लिखा है कि बिग्रराज क्या थे ना, कवि बांधव थे।
अर्थात क्या थे, कवियों के एक संरक्षण के तौर पर वो जाने जाते हैं। बिग्रराज के द्वारा जो है याद रखिएगा अजमेर में एक लर्निंग सेंटर बनाया गया था, जो बाद में 2.5 दिन के झोपड़े के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा बिग्रराज के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, तो सोमदेव जो है बिग्रराज के दरबारी कवि थे, जिन्होंने ललिता बिग्रराज नाटक लिखा था। ललिता बिग्रराज नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो सोमदेव के द्वारा, जो कि बिग्रराज के दरबारी कवि थे। साथ में कहा जाता है बिग्रराज स्वयं भी क्या थे ना, एक रचयिता थे। उन्होंने हरिकली नाटक लिखा था। हरिकली नाटक को किसने लिखा था, तो वो बिग्रराज के द्वारा लिखा गया था, जो कि भारवी के कृता अर्जुन ने जो नाटक है उससे लिया हुआ प्रसंग था। ठीक है, तो इस प्रकार बिग्रराज स्वयं भी क्या थे ना, एक रचयिता थे और विद्वानों के संरक्षक थे। सोमदेव को उन्होंने, जो कि उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने ललिता बिग्रराज लिखा था। चलिए, बिग्रराज जैन धर्मों के संरक्षण के तौर पर भी जो है जाने जाते थे। जैन धर्मों के कहने पर जो है उन्होंने पशु हत्या पर जो है प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो इस प्रकार बिग्रराज क्या थे, विशल देव जिन्हें कहते हैं, ये महत्वपूर्ण शासक हैं। इन्होंने एक बात याद रखें, निर्माण के तौर पर इन्होंने सांबर झील के बगल में जो है विशल देव झील का भी निर्माण किया था। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में प्राप्त हुए ना, बिग्रराज के बारे में प्राप्त हुए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चौहान शासक थे जो इतिहास में, जिन्हें जो है आज तक जो उन्हें जाना जाता है, वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो है एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है या पृथ्वीराज चौहान के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। पृथ्वीराज की जानकारी के स्रोत तो बहुत है। इसके अलावा 3 स्रोत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैनाक के द्वारा कृत पृथ्वीराज विजय, चंद्रवदय जो इनके दोस्त थे या दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राशो। पृथ्वीराज राशो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण है चूंकि उनसे कनेक्टेड थे। इसके अलावा न्यायचंद्र सूरी द्वारा लिखित हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो कि जैन संत न्यायचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। ये 3 इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी का जो हमें सोर्सेस है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा जाता है, इन्होंने चंदेल शासक परमार्दी देव को क्या किया था ना, पराजित किया था और महोबा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज के शासनकाल में भी वही गहरवाल और चाहमान के जो मध्य संघर्ष की स्थिति वो बरकरार था। तो ये तो मैंने आपको पहले मैप्स में दिखाया था कि जब गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन हुआ तो 2 स्टेट उभर करके आए, एक तो गढ़वाल और दूसरे से क्या हो गए, सांकभरी के चामान। और चूंकि इनकी सीमाएं आपस में टकराती थी, दोनों एक शक्तिशाली शासक थे, तो दोनों में संघर्ष की स्थिति था ही। ऊपर से पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की जो पुत्री थी संयुक्ता को जो है उठा करके विवाह कर लिया, तो इससे क्या होगा, एक और जो है संघर्ष की स्थिति जो है बराबर बरकरार रहा। ठीक है, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो है तुर्की का जो है तुर्की के तौर पर मोहम्मद गरी जो है धीरे धीरे जो है भारत में प्रवेश कर गया। ठीक है, चलिए, तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। तो पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासक परमारदेव को पराजित किया, महोबा पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने गढ़वाल और चहमान, पृथ्वीराज के समय काल के दौरान भी जो संघर्ष था गढ़वाल और चहमान को, वो भी था, देखने को मिला। पृथ्वीराज रासो से हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पूर्ति, जैसा कि मैंने कहा कि पृथ्वीराज रासो से भी ज्ञात होता है कि जयचंद्र की पूर्ति संयोगिता का जो है पृथ्वीराज ने उठा करके विवाह कर लिया था। इसके शासन काल के दौरान ही हमें मोहम्मद गौरी का आक्रमण भी हुआ। 2 आक्रमण तो आपको पता ही होगा। 1191 ईस्वी में पृथ्वी का जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, विजय हुआ था। वहीं 1192 में हमें तराइन का दूसरा युद्ध है जिसमें पृथ्वीराज पराजित होता है और मारा जाता है। तो इस प्रकार जो है पृथ्वीराज तृतीय एक महत्वपूर्ण शासक थे जो कि इतिहास में काफ़ी जो है क्या है, जाने जाते हैं। तो इस प्रकार साथियों आज जो है 2 स्टेट्स को लेकर, 2 राजपूत स्टेट्स को लेकर के डिस्कशन किया गया, जो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो हो गए गढ़वाल और दूसरा हो गए सांकभरी में चाहमान। ऐसे ही और भी जो है स्टेट्स हम लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।